हिंदी साहित्य की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाने में सहायक युवा कहानीकारों में सिनीवाली शर्मा जी अपना विशेष स्थान रखती हैं। आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी वंशलोचन। गांव की कच्ची सड़क पर धूल उड़ाती बोलेरो गाड़ी जिस गति से आकर बस बिट्टी के पास रुकी, उसी गति से सामने वाले चाय की दुकान पर चल रहा ताश का खेल रुक गया। ताश की पत्तियां हाथ में लिए किसी ने गर्दन घुमाकर, तो किसी ने माथा उठाकर, तो किसी ने आंखें गड़ाकर देखा कि ये चमचमाती गाड़ी इस गांव में किसके घर जाएगी। गाड़ी का दरवाज़ा खुलने से पहले ही वहां बैठे लोगों के मन में एक मानचित्र उभर आया। गांव में ऐसे कुछ घर हैं जहां ये गाड़ी जा सकती है, या ये भी हो सकता है कि आगे का रास्ता पूछने गाड़ी यहाँ रुक गई हो। लोग अनुमान की उलझी डोर सुलझा ही रहे थे कि गाड़ी से मनमोहन बाबू रौबीले अंदाज में नीचे उतरे। बीच वाले दरवाजे से दनादन 3 और लोग निकल आए। कोई एकदम झकझक उजला कुर्ता धोती में, तो कोई पैंट शर्ट पहने थे। गाड़ी से नीचे उतर वे लोग आपस में बात करने लगे, लेकिन सबसे अधिक मुस्कान मनमोहन बाबू के चेहरे पर खिल रही थी। वो आगे आगे बढ़ने लगे, बाकी लोग उनके पीछे पीछे चलने लगे, क्योंकि आगे का रास्ता गलीनुमा था। ताश की पत्तियां हाथ में लिए एक ने कहा, अरे ये तो दिनेशवा के मामू हैं। दूसरे ने झट से अंदाज़ा लगाया, तब तो ज़रूर शादी ब्याह का मामला है, तभी इतनी तड़क भड़क से आए हैं। तीसरे ने भी इन दोनों के साथ अपने अंदाजे का तीर छोड़ा, हाँ हाँ, दिनेशवा जो बैंक में बड़का अफसर बन गया है, उसी का बरतोहार लेके आए होंगे। मनमोहन बाबू जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे, दुकान पर उसकी चर्चा वैसे वैसे बढ़ती जा रही थी। हाँ भाई, मामू हो तो इनके जैसा, अपने भी बैंक में बड़ा बाबू हैं। शहर में अपने पास रखकर दिनेशवा को पढ़ाया लिखाया और आज अपने से भी बड़का आदमी बना दिया। किसी ने बातों का रुख मोड़ते हुए कहा, सुना है आजकल राम कृपाल दा के यहाँ खूब बरतोहार आ रहा है, पर उनका मन कहीं एक जगह बैठ नहीं रहा है। पता नहीं कैसी लड़की और कैसा परिवार खोज रहे हैं। किसी को हाँ ही नहीं कह रहे हैं, दूसरे ने कहा। ताश फेरते हुए तीसरे ने कहा, कभी लड़की का फ़ोटो साड़ी में तो कभी सलवार कुर्ता में मांगते हैं, और तो और फ़ोटो सादा और रंगीन दोनों। एक व्यंग करता हुआ बोला, हमको तो लगता है थाक पर फ़ोटो जमा हो गया होगा। किसी और ने कहा, अभी नौकरी लगे 6 महीने भी नहीं हुआ है, पर बरतोहार है कि नाक में दम किए रहता है राम कृपाल दा के। जो कहो, पर मुझे तो लगता है दिनेशवा के मामू के हिसाब से ही ब्याह होगा। आखिर आज तक इन्होंने इतना किया है, यही तो मौका है एहसान उतारने का। नहीं तो क्या राम कृपाल दास शहर में रखकर बेटे को पढ़ा पाते? वो भी यहीं उन्हीं की तरह माथे पर बोझा ढोता रह जाता। वहाँ बैठे लोग ताश के पत्तों की तरह बातें भी फेरने लगे। गली कूचे से होते हुए मनमोहन बाबू अपनी बहन के घर पहुँच गए। खपरेल दरवाज़ा, जहाँ 8-10 लोगों के बैठने भर की जगह थी, 4 हाथ हटकर सामने गाय नाद के पास बैठी जुगाली कर रही थी। ठीक उसके बगल में बछिया पूंछ से मक्खियाँ उड़ा रही थी। मनमोहन बाबू 1-2 सीढ़ी चढ़कर दरवाजे पर पहुंच गए। गौर से मुआयना किया। चौकी पर बिछावन लगा था और उस पर भागलपुरी चादर बिछी थी। बगल में 2-3 लकड़ी की पुरानी और प्लास्टिक की 4 नई कुर्सियां रखी थी। थोड़ी राहत हुई, चलो कम से कम बिछावन तो लगा है, नहीं तो वर्षों पुरानी ये चौकी अपनी कहानी बताने लगती। उसी चौड़े मुस्कान से जो उन्होंने अभी तक अपने चेहरे पर टिकाए थे, साथ आए लोगों को बैठने को कहा और खुद घर के भीतर पर्दा उठाकर चले गए। भीतर पहुंचते ही सबसे पहले उनकी नज़र अपनी बहन सुमित्रा पर गई। कुछ महीनों में ही उसका चेहरा बदल गया था। खुशी रंग रूप बदल देती है, पर घर के चारों तरफ देखकर मन ही मन सोचा, इसका रूप बदलने में अभी थोड़ा समय लगेगा। सुमित्रा हालचाल पूछने के बाद चाय बनाने की तैयारी करती हुई बोली, दादा आप तो कल आने वाले थे, हम तो। वो बीच में ही बोल पड़े, हाँ कल आता छुट्टी थी, पर बेटी के बाप को कितनी हड़बड़ी रहती है तुम तो समझ ही सकती हो। पर सुमित्रा के चेहरे पर यह सुनकर कोई खास खुशी नहीं आई। वो खौलते चाय में इलायची पीसकर डालने लगी। चाय के साथ वही दाल मोट बिस्कुट मत भेज देना, अब ये सब नहीं चलता। चाय नाश्ते से भी लोग घर परिवार का अंदाज़ा लगा लेते हैं। मैं अपने साथ मिठाई और कुछ नमकीन लेता आया हूँ, मनमोहन बाबू सलाह देते हुए बोले। सुमित्रा बातों को आगे बढ़ाती हुई बोली, दादा हम तो बरतोहार से थक गए हैं। अभी 6 महीने भी नहीं हुआ है कि रोज़ कोई ना कोई आ ही जाता है, और वो हैं कि उन्हें कुछ पसंद ही नहीं आता है। पता नहीं कैसी बहू लाना चाहते हैं, बस यही कहते रहते हैं एक ही बेटा है, ऐसी बहू उतारेंगे वैसी पूरे गांव में नहीं आई होगी, और लोग आंखें फाड़े देखते रह जाएंगे।
मनमोहन बाबू को 100% लगा कि तब तो वो उसी लड़की का रिश्ता लाए हैं जिसे राम कृपाल बाबू अब तक ढूंढ रहे थे। लिफाफे से फ़ोटो निकाल कर देते हुए बोले, लो पहले तो तुम ये फ़ोटो देख लो, पसंद कर लो, फिर सबको दिखाना। लड़की क्या है, बस समझो लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का ही रूप है। इसके पिताजी मेरे ही साथ बैंक में हैं, बचपन से ही देखा है इसे, अभी एमए कर रही है। माँ नहीं है बेचारी की, पूरा घर यही संभालती है। सुमित्रा फ़ोटो बड़े ध्यान से देखने लगी। मनमोहन बाबू बहन के चेहरे का भाव पढ़ने की कोशिश करने लगे, पर चेहरा था कि संशय का भाव लिए ही रहा। अब वो दान दहेज की चर्चा करने लगे। खाली हाथ तो आएगी नहीं, बाजार का भाव सबको पता है, प्राइवेट से सरकारी और सिपाही से लेकर आईएएस तक का रेट गाय चराने वाला भी बता सकता है। घर द्वार विहीन 4थी श्रेणी की सरकारी नौकरी 10 लाख दहेज से शुरू होती है। हमारा दिनेश तो पीओ है, पीओ। अपनी आवाज़ में थोड़ा सा अभिमान लाते हुए बोले, हमने तो उन्हें साफ साफ कह दिया, लड़की अच्छी है इसलिए हम आपके साथ चल रहे हैं, पर पैसा कौड़ी के मामले में हम बीच में नहीं पड़ेंगे। जरा बातों पर जोर देते हुए बोले, 18-20 लाख तक तो दे ही देंगे। 18-20 लाख उनकी बातों का सबसे वजनदार बटखरा था, जिसे उन्होंने तय होने वाले रिश्ते की तराजू पर रख दिया और मन ही मन निश्चिंत होने लगे कि अब बात पक्की ही है। पर सुमित्रा भी इतने बड़तुहारों को देखते देखते बात तौल तौल कर बोलना सीख गई थी। बोली, दादा मेरी हाँ या ना की क्या कीमत है घर के मालिक के सामने, वो जो कहें। वो क्या कहेंगे, मेरी बात आज तक उन्होंने काटी है? मनमोहन बाबू बड़े भरोसे के साथ बोल ही रहे थे कि उनके बहनोई राम कृपाल बाबू पधार गए। राम कृपाल बाबू भाई बहन की बातचीत के विषय को ताड़ गए थे, पर इतने दिन के घनिष्ठ पुराने रिश्ते में वो नई बात जो सुमित्रा के अलावा किसी को नहीं पता था, उस बात को कैसे कहें, वो यही सोच रहे थे। बहनोई की कुछ देर की चुप्पी से मनमोहन बाबू के मन में शंका के अंकुर फूटने ही लगे थे कि राम कृपाल बाबू बोले, हम आपसे बाहर थोड़े ही हैं, आज जो भी है सब आपका ही दिया है, आपके पास ही रहकर आज दिनेश बड़का आदमी बन गया। मनमोहन बाबू को लगा कि बेकार में ही उनके मन में शंका होने लगी थी। अभी वो सशंकित मन को समझा ही रहे थे कि राम कृपाल बाबू जरा नरम आवाज़ में बोले, वो क्या है कि अब तो बीए एमए पास तो गांव टोले में बहुत सी लड़कियां आ गई हैं। ये अलग बात है कि कोई घर बैठे ही डिग्री ले लेती हैं और कोई पढ़ाई करके, पर कहलाती तो सभी एमए बीए पास ही हैं। मनमोहन बाबू के मन में इस बार शंका के अंकुर फूट ही गए। अब वो बहनोई की बातों की नब्ज़ थामने लगे। थोड़ा झुंझलाते हुए बोले, तो फिर कैसी लड़की लाना चाहते हैं, कहीं नौकरियां तो नहीं? ये प्रश्न राम कृपाल बाबू के चेहरे पर ठहर सा गया। वो हाँ ना कुछ नहीं बोले, पर कहते हैं ना, मौनम सहमति लक्षणम, यहाँ वही हो गया। मनमोहन बाबू ने लड़की वालों के सामने अपना बखान कुछ इस तरह किया था कि लड़का उनकी बहन का नहीं उनका ही है और ब्याह के कर्ता धर्ता वही हैं। सो लड़की वाले भी इत्मीनान से थे, पर यहाँ तो बात ही उल्टी हो गई। ये बात ध्यान में आते ही मनमोहन बाबू थोड़ा गुस्से में आ गए और बोले, अरे कहिए, कुछ तो बताइए, कहीं तो मन स्थिर किया होगा आपने। बहन बहनोई दोनों को असमंजस की स्थिति में देखकर उन्हें अंदाज़ा लग गया कि शादी की बात कहीं आगे बढ़ गई है। सुमित्रा वहाँ से उठकर अपने काम के बहाने चली गई। मनमोहन बाबू रिश्ते के बदलते रूप को देख रहे थे और सोच रहे थे, अच्छा और बुरा समय अपने साथ कई बदलाव लेकर आता है। ब्याह का मौसम शुरू होते ही सभी यही चर्चा करने लगते हैं कि किस घर में बेटी ब्याह के लायक हो गई, किस लड़के की उम्र निकली जा रही है, पर सबसे अधिक चोट इसी बात पर रहती है कि फला लड़के का बरतुहार क्यों नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ सभी उन बातों को छोड़ इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर राम कृपाल दा के यहाँ इतने बड़े आदमी अपनी बेटी ब्याहने तैयार कैसे हो गए। जो भगवान में भरोसा करते थे उन्होंने मान लिया, जोड़ी भगवान ऊपर ही बना देता है। तो कुछ लोग मानते थे कि हो ना हो लड़का लड़की में पहले से ही प्रेम प्रेम रहा हो। वहीं जो विरोधी पक्ष के थे उनका मत साफ था कि लड़की में ही कोई खोट होगा, तभी यहाँ मुँह छुपाने चले आए हैं। पर सबको इस बात का अचरज जरूर हो रहा था कि आखिर गोबर में पद्दुम कैसे फूट गया। आजकल राम कृपाल बाबू का चाल ढाल भी बदल गया है। पहले जहाँ सुबह शाम उठना बैठना होता था वहाँ अब कम ही नजर आते हैं। अब वो अधिकतर गांव के मुखिया, सरपंच और प्रतिष्ठित लोगों के दरवाजे पर देखे जाने लगे हैं। मतलब साफ है कि अब वो अपने को उन्हीं का स्तर का समझने लगे हैं। इधर उनका चाल ढाल बदला, उधर लोगों के देह की नोचनी बढ़ गई। एक दिन राम कृपाल बाबू शिवनाथ मास्टर साहब के यहाँ से सांझ को लौट रहे थे कि रास्ते में शंकर मिल गया।
कुछ समय पहले तक शंकर और इनका खैनी से लेकर भांग पीने तक का याराना था, पर बेटे की नौकरी और खासकर जब से ब्याह तय हुआ, राम कृपाल बाबू शंकर के लिए द्वितीया का चांद हो गए। शंकर उनको देखते ही बोला, कि हो दादा, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए। क्या कहूँ, बेटे का ब्याह क्या कर रहा हूँ, लगता है पैर में पहिया लग गया है, फुर्सत ही नहीं मिलती। यहाँ भी राम कृपाल बाबू के बेटे की ब्याह की चर्चा का मौका छोड़ना नहीं चाह रहे थे। शंकर भी जताना चाह रहा था कि वो भी खबर रखता है। बोला, सुना है रिश्ता बहुत बड़े परिवार में हो रहा है। ये सुनते ही राम कृपाल बाबू का चमकता मुखमंडल और दे दीप्यमान हो गया। हाँ हाँ, अगले पुनिया मतलब पूर्णिमा को ही ब्याह है। हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने बड़े घर की बेटी हमारे घर आएगी। चर्चा तो पूरे गांव में है, खूब गोदी में खिलाया है दिनेशवा को, अब बहू के हाथ का पकवान खाने का दिन आ गया। शंकर उत्साहित होकर बोला। राम कृपाल बाबू अपनी गर्दन जरा अकड़ाते हुए बोले, खिलाती जरूर खिलाती, पर उसे समय कहाँ है, नौकरी करती है, हजारों कमाती है, बाप भी बड़ा अफसर है, उनके यहाँ तो खाना बनाने वाला अलग से है, वो क्या खाना बनाएगी। राम कृपाल बाबू के बोलने का ढंग शंकर को अच्छा नहीं लगा। वो बस इतना ही बोला, तब तो बड़े घर की बेटी आ रही है, वंश सुधर जाएगा। वही समझो, कहते हुए राम कृपाल बाबू हवा में झूमते हुए चल दिए। शादी में कुछ ही दिन बचे थे, तैयारी है कि पूरी ही नहीं होती। 3 कमरों के पक्के मकान को नया रूप दिया जा रहा था। वैसे तो वो नया घर बना लेते, पर समय की कमी के कारण पुराने मकान को ही नया रूप दिया जा रहा था। अब पैसों की कोई कमी नहीं थी। उम्मीद से अधिक बिना मुंह खोले ही लड़की वाले ने इतना जो दे दिया था। राम कृपाल बाबू सोच रहे थे कि बहू तो कभी कभी ही आएगी यहाँ, इसलिए नया घर शादी ब्याह के बाद आराम से बनवाएंगे। इनके आंगन में और भी पटेदार मतलब हिस्सेदार थे। उनके बहुएं थीं, पर सबके सब मैट्रिक या उससे नीचे तक ही पढ़ी थीं। उन बहुओं को बोलने बाजने का तरीका भी नहीं पता था, ना बाल बच्चों को ढंग से पालन पोषण करना ही जानती थीं। कटोरे में दाल भात परोस देती। क्या सोचेगी ऐसा घर परिवार देखकर। पर कुछ ही दिनों की तो बात है, दूसरी बार बहू नए घर में ही आएगी। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया था, पर शादी में बहू के रहने लायक घर तो रहना ही चाहिए। पिछवाड़े जाकर चापाकल पर खुले में नहाएगी। क्या सोचेगी, बाप कैसे घर में दे गया है। एक नहाने वाला बाथरूम तो होना ही चाहिए, उसकी कोठरी से लगा हुआ। आजकल उजरका पत्थर लगा रहता है, एकदम चिकना चिकना रहता है, वही पत्थर लगवाएंगे। कोठरी में ठंडा हवा वाला मशीन भी लगवा देंगे। बिजली रहे ना रहे, जब तक बहू रहेगी तब तक तो जनरेटर रखना ही पड़ेगा। पलंग इधर तो सोफ़ा सेट उधर रहेगा। वैसे तो अपने माँ बाप के घर से सब लेकर आएगी ही, पर तैयारी तो हमें भी करके रखनी ही चाहिए। उसी का पैसा है, उसी पर खर्च करना है। आज नहीं तो कल सब कुछ उसी का तो होगा। बिजली गांव में कभी कभार सांझ बाती दिखाने आ जाती थी, पर पूरे घर में राम कृपाल बाबू ने वायरिंग करवा दिया। पहले जहाँ तहाँ तार लटका रहता था और उसमें यहाँ वहाँ बल्ब झूलते रहते थे, पर अब हर जगह टीप टाप करने वाला स्विच लग गया। बिजली की गति से सारा काम हो रहा है। पर बेटे की माँ सुमित्रा, वो भी तो सास बनने वाली थी, को एक ही चिंता लगी रहती थी कि साड़ी कपड़े किसकी पसंद से खरीदवाए, किस शहर से खरीदवाए जो इतने बड़े घर की बेटी को पसंद आए, जेवर किस किस डिज़ाइन का ले। उन लोगों के ज़माने में तो जान पहचान के सुनार से जेवर गहना बनवा लिया जाता था, पर सुना है कि अब कंपनी वाला जेवर भी आने लगा है। सोचती है वही खरीद लिया जाए। याद आया, दिल्ली में उसकी बहन की बेटी रहती है, उसी से कल फ़ोन पर बात हुई है। उसने कहा है कि मौसी दिल्ली ही चली आओ, नए फैशन की साड़ी और जेवर की खरीदारी मैं चांदनी चौक और सरोजनी नगर में करा दूंगी। सुमित्रा घर आंगन घूम घूम कर देख रही है और मन ही मन बेटा ब्याह का गीत गुनगुना रही है। ब्याह का कार्ड छपकर आ गया। राम कृपाल बाबू सबसे पहले भगवती स्थान जाकर दुर्गा माँ के चरणों में कार्ड चढ़ा आए। फिर नाई को गांव के उन लोगों को कार्ड पहुंचाने के लिए कहा जो गांव के क्रीम लोग या प्रतिष्ठित लोग हैं। मन ही मन पति पत्नी ने तय कर लिया था कि उतने बड़े घर में बारात लेकर जाएंगे तो गांव के गिने चुने लोगों को ही ले जाएंगे, क्योंकि बारातियों के उठने बैठने कपड़े लत्ते के ढंग से इनकी भी इज्जत लड़की वालों की तरफ बढ़ेगी। जूता चप्पल तक देखा जाता है ये कैसा पहन कर आए हैं। बाकी लोगों को तिलक वाले दिन भोज भात खिला देंगे और कह देंगे इतनी दूर इतने लोगों को ले जाना संभव नहीं हो पाएगा। बेटा अगर बैंक में अफसर नहीं बनता तो आज ये सुख नसीब नहीं होता कि इतने बड़े घर से रिश्ता जोड़कर हम गांव समाज नाते रिश्तेदारों के बीच छाती चौड़ी कर पाते। नहीं तो आज तक तो हम इनके बराबर नहीं थे।
पर सुमित्रा की बातें भी बार बार उनके मन में घूमती रहती थीं कि शादी ब्याह तो बराबर वालों के साथ होता है, हो ना हो कोई बात ज़रूर है, नहीं तो वो हमारे घर क्यों आते अपनी बेटी देने? हम तो उनके आगे कहीं नहीं ठहरते। इनके मन में भी ये बात खटकती जरूर थी कि कहीं लड़की में कोई खोट तो नहीं, या फिर कहीं कुछ। पर मन को ये कहकर समझा देते कि इतना बढ़िया मौका छोड़ना भी तो समझदारी नहीं है। गांव समाज में जो इज्जत मिल रही है वो तो है ही, इसके साथ एक और बड़ा लोभ छिपा था कि इसी बहाने वंश सुधर जाएगा। इतने बड़े घर की बेटी है, बाल बच्चों पर भी असर पड़ेगा ही, और वंश सुधारने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। हालांकि दिनेश इस शादी के लिए आसानी से तो तैयार नहीं हुआ, पर समझाने बुझाने और वंश के नाम पर वो तैयार हो गया था। राम कृपाल बाबू आखिर हैं तो बेटे के बाप ही। कभी कभी ये सोचकर भी चिंतित हो जाते हैं कि बहू बेटे पर शासन न करने लगे, पति वाला सम्मान न दे। बड़े घर की बेटी है, ऊपर से नौकरिया है। पर इसे बेकार की चिंता कहकर तुरंत दिमाग से निकाल भी देते, ये सोचकर कि जहाँ इतना सब कुछ मिल रहा था वहाँ एक आंख तो बंद करना ही पड़ता है। परसों ही तिलक है, तैयारी में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। बाहर बेटे के पिता और घर के भीतर बेटे की माँ का पैर जमीन पर नहीं पड़ रहा। सुमित्रा आने वाले मेहमान का स्वागत कर रही है, कभी दिल्ली से लाए लाखों रुपयों के कपड़े और जेवर सबको दिखा रही है, तो कभी होने वाली बहू के गुणों का बखान कर रही है। हालांकि डर की एक बात ही उसके भीतर भी चल रही है, पर मन की शंका कहकर वो बार बार रसोई की डिबिया की तरह फूंक मारकर बुझा देती है, पर बात ही है कि रह रहकर जल ही जाती है। राम कृपाल बाबू भीतर से आते हुए हंसकर बोले, तुम्हारा सपूत अभी तक बच्चा ही है, कल तो आ ही जाएगा, और आज है कि मिनट मिनट पर फ़ोन कर रहा है। बाहर हो हल्ला में कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मेहमानों के बीच जरा गर्व से माथे पर आंचल रखते हुए सुमित्रा बोली, ऊपर वाले की कृपा है कि ऐसा सीधा बेटा कलयुग में भी है जो मिनट मिनट पर फ़ोन करता रहता है, नहीं तो आजकल। राम कृपाल बाबू सुमित्रा को मोबाइल देकर बोले, तुम ही बात कर लो, क्या कह रहा है, मैं ज़रा बाहर देखता हूँ। सुमित्रा अब बात करती ही कि तभी मनमोहन बाबू सपरिवार आ पहुँचे। सुमित्रा सब कुछ छोड़कर अपने भाई के स्वागत सत्कार में लग गई। इधर कन्या पक्ष में लड़की के पिता के चेहरे पर कोई खास खुशी नहीं थी। एक जिम्मेदारी थी जो वो पूरी कर देना चाहते थे। कहा जाता है बेटी अपने से ऊंचे घर में देनी चाहिए, ऊंचा नहीं तो कम से कम परिवार बराबर का तो होना ही चाहिए। पर जिस घर में बेटी दे रहे हैं वो इनके सामने कहीं नहीं टिकता। बस एक लड़के की नौकरी है और 2-4 बीघे खेत, और कहाँ ये इतने बड़े अफसर और पुश्तैनी ज़मीन जायदाद के मालिक। पर इन्हें भी तो कहीं मुँह छिपाना था। ब्याह वहाँ तय हो गया, यही बहुत है, नहीं तो ऐसी लड़की अभी भी हमारे समाज में कितना ही बेटी के नाम से अपना कपाड़ ठोक लें, पर थे तो बेटी के बाप ही। खरीदारी तो इन्होंने कर ही ली थी, पर बेटी की पसंद से भी सामान देना चाहते थे। ससुराल में 2-4 दिन भी रहे तो उसे कोई कमी खले नहीं। पत्नी को बेटी की पसंद जानने के लिए भेजा ताकि आज सामान की खरीदारी कर सकें। ये क्या, कुछ ही देर में पत्नी जैसे कुछ ही क्षणों में सब कुछ लुट गया हो जैसा भाव चेहरे पर लिए घबराती हुई आई और वहीं सोफे पर पसर गई। हड़बड़ाते हुए कौशिक बाबू ने पूछा, ऐसा क्या हो गया जो तुम? बस यही होना बचा था। क्या वो शादी के लिए तैयार नहीं है क्या? लगा जैसे आकाश से लपलपाती हुई बिजली उनके ऊपर गिर पड़ी हो। उसने साफ साफ मना कर दिया, कहा संजू के साथ मैं लिव इन में थी, उसने मुझे धोखा दिया, और आप भी तो वही कर रहे हैं, मुझे कुएं में ढकेल रहे हैं। उस लड़के के साथ मैं पूरी ज़िंदगी नहीं बिता सकती। नौकरी के अलावा उसके पास क्या है, ना व्यक्तित्व ना सामाजिक प्रतिष्ठा। बेटी ने जो कहा माँ जस का तस बोल रही थी। कौशिक बाबू के पसीने छूटने लगे। अब 2-4 दिन शादी में बचा है और बेटी ये तमाशा करेगी सोचा भी नहीं था। एक बार शादी हो जाए, दोनों साथ रहेंगे, सब ठीक हो जाएगा। लड़का ज़रा सीधा है, इसलिए आज के समय में भी बेटी का फ़ोन नंबर लड़के को नहीं दिया कि कहीं फ़ोन से दोनों के बीच बातचीत ना होने लगे और बेटी को लड़के के घर परिवार के बारे में सब जानकारी ना हो जाए। बेटी को तो यही बताया था कि लड़के की गांव में और शहर में भी पुश्तैनी ज़मीन जायदाद है, ऊपर से नौकरी तो है ही, नहीं तो जो लड़की लिव इन में रह चुकी हो उससे शादी के लिए कौन तैयार होगा। इतना बढ़ा चढ़ा कर बेटी को नहीं बताते तो भी शादी के लिए तैयार नहीं होती। पर उन दोनों के बीच बातचीत कैसे हो गई? पिता गुस्से में बोले। माथे पर हाथ रखे पत्नी बोली, आज के ज़माने में ये पूछते हो, 100 तरीके हैं।
अगले ही दिन तिलक है, आज ही दिनेश भी आने वाला है। घर रिश्तेदारों से भर गया है। राम कृपाल बाबू सिल्क का कुर्ता और परम सुख धोती पहने परम सुख का अनुभव कर रहे हैं। सुमित्रा, जो आज तक सूती साड़ी पहनकर दिन काटती रही, हजारों रुपयों की सिल्क की साड़ी पहनकर खुशी से लकदक हो रही है। राम कृपाल बाबू ठिठोली करते हुए सबके सामने सुमित्रा से बोले, लो, एक आध घंटे में अपना दिनेश आ जाएगा, मन भर कर लेना बात। कि ठीक उसी समय मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर एक नंबर चमकने लगा, समधी साहब। अभी इस समय इनका फ़ोन? वह थोड़ी टेढ़ी हुई ही जा रही थी कि फिर सोचा कल ही सगे संबंधियों के साथ तिलक चढ़ाने आ रहे हैं, कोई बात पूछनी होगी या इत्मीनान करना चाह रहे होंगे कि तैयारी कैसी है। राम कृपाल बाबू मोबाइल फ़ोन का बटन दबाते ही प्रणाम पाती के बाद समधी साहब को निश्चिंत कर देना चाहते थे कि आप जो अपने सगे संबंधियों को लेकर हमारे यहाँ आइएगा, स्वागत सत्कार में हमारी ओर से कोई कसर नहीं रहेगी, बस आप निश्चिंत होकर पधारें। इतना बोलने की तैयारी कर ही रहे थे कि उनके चेहरे पर खुशी की जगह पसीने की बूंद चल चलाने लगी। वो बस इतना ही कह पाए, जरा एक बार फिर से कहें, शायद सुनने में कोई गलती हो रही है। फिर तो खुशी से चमकती आंखों के आगे अंधेरा छा गया, गला सूखने लगा। दीवार पकड़कर वहीं बैठ गए। दौड़ती हुई सुमित्रा आई और बोली, अरे ये क्या हो गया, अभी तो ठीक ही थे। राम कृपाल दा बस इतना ही बोल पाए, भीतर कोठरी में ले चलो। कोठरी में जो उनकी बातें हुईं, उसके बाद तो लाखों रुपए के खरीदे गए जेवरों की चमक अचानक फीकी पड़ गई। साड़ियों के झिलमिलाते सितारे टूटकर बिखरने लगे। भंडार से उड़ रही मिठाई की सुगंध वहीं स्थिर हो गई और सगे संबंधियों के कानों में भी बात चली गई। मनमोहन बाबू अपने बहनोई के चेहरे पर पानी की छींटे मार रहे थे। राम कृपाल बाबू बेहोशी में केवल इतना ही बोल रहे थे, दिनेशवा की माई अब। बदहवास सी सुमित्रा कभी अपने पति का मुंह तो कभी अपने भाई का चेहरा देख रही थी। अभी आप सुन रहे थे सिनीवाली शर्मा जी की लिखी हुई कहानी वंशलोचन। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।